पिछले लगभग 10 दिनों से मैं बिहार की राजधानी पटना उर्फ पाटलिपुत्र में बीमार हूँ। बीमार इसलिए हूँ कि खांसी, सर्दी और तमाम चीजें आ गई हैं। और अभी 2025 का पटना मुझे जिस वक्त की याद दिलाता है वह 1997 का दिल्ली है। जब मैं दिल्ली गया था पहली बार 1997 में, तो दिल्ली की यही हालत थी। हांफता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, घटिया सड़कें, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, प्रदूषण हद से ज्यादा। उसके बाद ही वहां सीएनजी का मामला शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मेट्रो आई, उसके बाद कई सारे फ्लाईओवर्स बने। लेकिन दिल्ली का इलाज तब किया गया जब दिल्ली लाइलाज हो चुकी थी। तो आज भी देखिए कि दिल्ली में लोग हाँफ कांप रहे हैं। पटना की हालत इससे खराब ही है, उससे अच्छी नहीं कही जा सकती है। और यहाँ अगर आपको एक बार खांसी हो गई तो 10-15 दिनों का कार्यक्रम टिका लीजिए, या वायरल हो गया तो भी। अब अचानक से मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ देवियों और सज्जनों, क्योंकि बिहार के चुनाव से बुनियादी मुद्दे गायब। बिहार के चुनाव में बुनियादी मुद्दे छोड़िए, मुद्दे ही गायब है। बुनियादी मुद्दा यह है कि मिथिलांचल जैसी जगह में जहां गर्वीले मैथिल एक बैठे हुए हैं मेरे सामने, ये लोग आज भी उसी भाव दशा में जाके एकदम डूबते उतराते मगन होके, आपको जैसे ही कोई मैथिल मिलेगा, गर्वीला मैथिल कहेगा, बुझे छिए पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर दरभंगा थी। अर्थात जहां पग पग पर पोखर यानी पॉन्ड्स यानी तालाब, माछ यानी फिश, और मखान यानी आजकल उसको फॉक्सनट कहा जा रहा है, लेकिन हमारे कई सारे मित्र उससे वाबस्ता नहीं रखते हैं। वो कहते हैं मखान इज जस्ट मखान, दैट इज नॉट इवन मखाना। और फॉक्सनट तो बेकर बेकर बिल्कुल ही बकवास बात है। तो वो पग पग पर है तीनों चीजें। और मधुर बोल, मैथिली कितनी मधुर भाषा है। आनंद जी कितना गरियाते रहते हैं सबको, लेकिन आपको लगा कि आज तक कि ये किसी को गाली दे रहे हैं? ये व्यक्ति अपने 10 में से 9 वाक्यों में गाली का प्रयोग करता है, लेकिन चूंकि मैथिल है तो मधुर बोल, मुस्की मुस्की देख लीजिए इस आदमी की। अब मुख में पान, पान अब नहीं खाते हैं, मैं कभी खाता था। विद्या वैभव और शांति का जो प्रतीक है वह ललित नगर दरभंगा है। साहब, ये लगता है सदियों पुरानी बात। आज उस दरभंगा में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है पिछले 4 महीनों से। पूरे मिथिलांचल में पानी नहीं है। जी हाँ, क्या आपको ये खबर कहीं दिखी? नहीं दिखी, क्योंकि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। एक पागल है, एक विषधर पागल है, वो एसआईआर को मुद्दा बना लेता है। उसका छोटा संस्करण यहाँ है। वो व्यक्ति तो जैसे ही मुंह खोलता है मुझे हंसी आने लगती है, मुझे हंसी के और पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जी हाँ, 9वीं फेल की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि उसका आजकल जोर इस पर है कि मुझे 9वीं पास कहो। मैंने 9वीं पास किया था। और बिल गेट्स क्या पढ़े हुए थे, स्टीव जॉब्स क्या पढ़े हुए थे। अब सोच लीजिए, ऐसे ऐसे चुटकुले। भाई, बिहार को तुम्हारा बाप पर्याप्त गाली बना के जा चुका है यार। तेजस्वी यादव, प्लीज मुंह मत खोलो। हम लोगों ने 20 वर्षों तक बिहार को गाली के तौर पर सहा है, तुम क्यों मुंह खोल रहे हो? लेकिन 4 मिनट का यह इंट्रोडक्शन, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन, काफी बढ़िया इंट्रोडक्शन, अपने से अपनी पीठ खुजाल लेता हूं, मैं तपा लेता हूं। इसका पूरा आशय ये है कि एक, समझेंगे कि बिहार में असली मुद्दे क्या हैं, और दूसरे ये जो तेजस्वी यादव हैं, आज वो 2 अखबारों के कार्यक्रम में गए थे। अखबार क्या, मीडिया संस्थान, प्रभात खबर और टीवी 9 के। वहां उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं, ऐसी चमत्कारी बातें की हैं। आनंद भाई, इसी से शुरू कीजिए। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। घोषित अपराधी चारा चोर के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के बाकी किसी नेता के पास विजन नहीं है, दृष्टि नहीं है, और मेरे पास विजन है, दृष्टि है। चुटकुला खत्म हो गया साहब, अब आपकी बारी है।
देखिए, विजन उनके पास होगा, विजन उनके पास नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप क्यों ऐसा मान लेते? देखिए, विजन लालू यादव के पास भी था। जो चारा घोटाला होता है ना, जिस चारा घोटाला के वो अपराधी हैं, वो चारा घोटाला पहले नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में जब फैसला सुनाया था, तो कोर्ट ने कहा था कि ये चारा घोटाला जो था ना, ये हो पहले भी रहा था। छोटे-मोटे स्तर पे कुछ लोग जो है ना, वो ये चोरी कर लेते थे कि स्कूटर का नंबर लिखा करके और दिखा देते थे कि इससे घास पहुँचाई गई। अब गाड़ी का नंबर है तो है, किसी ने जाँच की नहीं, तो पता ही नहीं चला कि ये तो स्कूटर का नंबर था, स्कूटर पे बछड़ा नहीं जा सकता, भैंस कैसे ढोई जाएगी? तो ये जो था, ये छोटा-मोटा कभी-कभी कहीं-कहीं हो जाता था। कुछ जो है वो अधिकारी कहीं पर मिल गए आपस में और उन्होंने ये घपला इस तरह का छोटा-मोटा एक-आध कर लिया, ऐसा होता। इसे जो संस्थागत रूप दिया, वो किया था लालू यादव ने। बाकायदा एक चेन ऑफ कमांड बन गया, पैसा कहाँ आएगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे फर्जी गाड़ी का नंबर चढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो उस से सारी रकम जो है वो निकासी होगी, तो वो कैसे बहते हुए जाएगी, कैसे कैश वो इकट्ठा होगा और कैसे बह कर के वापस जो उसके कर्ता-धर्ता जो हैं, उनकी जेब में वो 400 करोड़ पहुँच जाएँगे। ये सारा कुछ अरेंज जो किया था, ये बिना विज़न के नहीं किया जा सकता। तो उनके बाप ने ये विज़न जो है वो देखा था और ये विज़न जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। बिहार को चरवाहा विद्यालय तक पहुँचा देने के बाद, इससे आगे का विज़न भी तो उन्होंने देखा ही होगा। बिहारियों को अभी और बर्बाद करना बाकी है। इस मामले में मुझे एक बड़ा अच्छा-सा किस्सा याद आता है। किस्सा कुछ यूँ है कि उसमें क्या होता है कि एक ब्राह्मण होता है, जो यहाँ-वहाँ लोगों का हाथ देख कर के, कुछ पतरा वगैरह देख कर के, तिथि वगैरह बता देता था, कुछ छोटी-मोटी पूजा होती थी तो ये सब करवा देता था। ये सब करवाता हुआ वो गाँव-गाँव घूमता रहता था, आस-पास 4-5 गाँव में जो उसके जजमान वगैरह थे, वहाँ घूम कर के वो रोज़ लौट कर के आ रहा होता था। एक रोज़ लौटते हुए उसको देरी हो गई और रास्ते में उसके पैर से कुछ टकराया। तो शमशान के पास था, पैर से कुछ टकराया तो उसने सोचा कि कुछ गोल-सा टकराया है, हो ना हो कुछ काम की चीज़ हो सकता है हो, तो उसने उठाया, उसे अपनी पोटली में रख लिया और पोटली में रख कर के ले जा कर के जो है वो थोड़ा आगे उससे टटोल करके देखता हुआ जाने लगा, तो उसे टटोल करके महसूस किया कि यार ये तो इंसानी खोपड़ी लग रही है। तो जहाँ थोड़ी रोशनी थी वहाँ पे वो रुका, उसने खोपड़ी निकाली, खोपड़ी को देखा, उल्टा-पलटा के देखा जैसे ही, तो ज्योतिषी था ही वो, लक्षण वगैरह पहचानता था। तो वो लक्षण वगैरह जो थे, वो खोपड़ी पे जो लक्षण वगैरह थे, उसको देख कर के वो सोचने लगा कि यार इसके भाग्य में तो और दुर्दशा लिखी है। तो जो पंडित था वो मन ही मन सोचने लगा कि यार ये ऐसी जगह मरा जहाँ पता नहीं किसी ने इसका शवदाह किया या नहीं किया, क्योंकि ढंग से शवदाह नहीं हुआ है ये तो पता चल ही रहा था। तभी सिर बचा हुआ है। अब सिर जो बचा हुआ रह गया वो भी सड़क पे पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर से लोग पैदल चल-चल के जा रहे थे। इतनी दुर्गति इसकी हो गई। अब इसकी और कौन-सी बेइज्जती होनी बाकी है, कौन-सी दुर्गति होनी बाकी है जो बची हुई रह गई, ये सोचते-सोचते उसने उठा कर के मुंडी जो है वो सिर जो है वो वापस अपनी झोली में रख लिया और ले जा कर के घर की तरफ चल पड़ा। घर जाके उसने टाँग दी अपनी झोली और गया नहाने के लिए। जितने में वो नहाने के लिए जाता उतने में उसकी पत्नी आई, उसने झोला उठाया, देखा कि अंदर कुछ गोल-सा सफ़ेद-सा है, उसको उसने कूटा-पीसा, बारीक बिल्कुल चक्की में पीस करके रेडी उसका मसाला जैसा तैयार हो गया, वो आटे की तरह तैयार हो गया और वो आटे में उसे मिला करके खाना बनाने की तैयारी करने ही वाली थी कि इतने में पति जो है वो आया और उसने सोचा कि यहाँ घर में रोशनी है, अब यहाँ पे कोई डिबिया-विबिया जला करके और मैं देखता हूँ कि उसपे जो मैंने पढ़ा था, उस खोपड़ी पे वो सही पड़ा था या नहीं? तो देखता है खोपड़ी तो गायब है। उसने पत्नी से पूछा कि यहाँ जो झोले में जो टंगा था वो कहाँ गया? तो कहा कि उसको तो कूट-पीस के ये तैयार कर दिया है, पीसा आटे में मिला करके और आटा रोटी बनेगी हम लोगों की। तो ब्राह्मण ने सिर पीट लिया और कहा कि ओके ठीक है, अभी इसकी यही समझ दुर्दशा गया, अभी बाकी थी। ये जो समझ गया। दुर्दशा थी ना अभी बाकी थी। तो बिहारियों का भी वैसा ही है। अभी जो है वो लालू यादव से जो है ना, लालू यादव ने जितनी दुर्दशा की है ना, उतने में मन नहीं भरा, मज़ा नहीं आया, फ़ील गुड नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप? माने बिहारी फिर से तेजस्वी को भी देंगे मौका। भाई लालू को दिए तो दिए, राबड़ी को भी दिए, अब तेजस्वी को भी देंगे। आप ए रैलियों की बिहारी, भीड़ देखिए, रैलियों की भीड़ जो है वो कम हाँ, नहीं हुई है। तौलिया आनंद पहन है। के तो तौलिया पहन के कट्टा लहराने का शौक रखने वाले बहुत से लौंडे घूम रहे हैं भाई।
आनंद भाई, तौलिया वो भी तो वाला, वोट देंगे ना। तौलिया वो जो वाला तो मान उस लिया। ऑर्केस्ट्रा में जो लोग नाच रहे थे, वो लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे? उनको वोट देने दीजिएगा, आप कि नहीं देने नहीं दीजिएगा? नहीं आप नहीं, बताइए वो तौलिया, किसको वोट देंगे, वो तो बता चुके हैं। नहीं नहीं अब वोट देने तौलिया, के बाद वो क्या करेंगे वो भी बता चुके हैं, तो नहीं कहाँ नहीं, जाइएगा आप? तौलिया ऑर्केस्ट्रा ये सब समझ गए, लेकिन वो जो रैलियों की भीड़ है वो तो खैर चलिए, वो तो हर एक में उतनी ही भीड़ आ रही है। वो तो प्रशांत किशोर की सभाओं में तेजस्वी के इतनी भीड़ आ रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा वो चलिए, कैसे ऐसे आती ऐसे है, क्या ऐसे होती है। जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ के देखिए। 70 सीटें पिछली बार जीत करके बैठा हुआ है, ठीक है। इस बार 10% सीटें मान लेते हैं कि घट जाएंगी उनकी, 10%, हम्म 60 सीट जीतेगा। तो 60 सीट जीतने पे वो जो तौलिया लपेट के, तौलिया भी नहीं, गमछा लपेट करके और कट्टा लहरा रहा था, वो 60 सीट जीतने पे गमछा लपेट के कट्टा लहराएगा कि नहीं लहराएगा, ये बताइए, क्या नहीं, करेगा? वो तो जब तक देखिए 2005 वाली जो सिचुएशन थी और 2010 में जो एकदम मृतप्राय हो गई थी, वो जब तक नहीं होगा तब तक वो सब चलेगा। खैर, दूसरा चुटकुला सुनाता हूँ। आज मैंने तेजस्वी के दोनों भाषण सुने, दरअसल दर्शकों श्रोताओं, और इसलिए सुने कि आपको भी सुनने चाहिए। आप देखिए कि ये लोग कितने निर्लज्ज हैं, कितने थेथर हैं, कितने बेहया हैं। आपको देखना चाहिए, तेजस्वी यादव को बोलते हुए सुनना चाहिए। जब वह बाहें चढ़ाकर कहता है कि लालू जी ने तो 80,000 करोड़ का दिया है मुनाफा जब वो रेल मंत्री थे, तो आपको कितना मजा आएगा उसका जरा पता लगाइए। जब वो कहता है कि जो घोषित अपराधी चारा चोर, चारा चोर भी छोड़िए यार, जो माफिया, लालू वॉज द बिगेस्ट माफिया, क्योंकि उसके अंडर में ये सारे थे ना छोटे छोटे माफिया, भाई शहाबुद्दीन हो, तस्लीमुद्दीन हो, सूरजभान हो, और उस समय तक तो अनंत सिंह भी उसी के साथ था। कौन सा माफिया लालू के खिलाफ जाके रह लेता भाई? तो लालू तो बिगेस्ट माफिया थे अपने समय के। अब उसमें ये व्यक्ति, इनका बेटा कह रहा है कि हमारे पापा ने 7 यूनिवर्सिटी दी, और पापा ने जो यूनिवर्सिटी खोली लड़के उसी में जाते हैं पढ़ने, उसके अलावा नहीं जाते हैं। इस मेरे पास अब शब्द नहीं है, क्योंकि मैं गाली दे नहीं सकता हूं। इस मक्कार से ये पूछा जाना चाहिए कि मैं एक लेक्चरर का, उस समय लेक्चरर, बाद में प्रोफेसर बने, मैं भुक्तभोगी हूँ। जेएनयू जब मैं जाता था तो 1250 रुपए, 1250 रुपए मेरे पिता मुझे कैसे भेजते थे, ये मैं जानता हूँ। और तेजस्वी यादव, तुम्हारी इतनी मजाल हो गई थी कि तुम अपनी घटिया जुबान से शिक्षा पर बात करते हो। तुमको शर्म नहीं है, तुमको हया नहीं है, लेकिन तुम सफेद झूठ किसी के सामने, जो झेला हुआ आदमी उसके सामने बोल रहे हो जो तुमको मन में आता है। लालू ने 4 फैक्ट्रीज दी रेल की, वाह कमाल, और पूरा का पूरा डालमिया नगर स्वाहा, पूरा का पूरा स्वाहा, पूरा का पूरा जमशेदपुर स्वाहा, पूरा का पूरा मीसा बेटी के शादी में गाड़ियां उठवाना, सारे शोरूम महिंद्रा टाटा सबका यहां से चला जाना। हर एकमात्र उद्योग था बाबू तेजस्वी, अपहरण उद्योग, जिसका संचालन मुख्यमंत्री आवास से होता था। और सामाजिक समरसता तो इतनी थी कि बूढ़ा बाल साफ करो। आनंद कुमार क्यों नहीं लगा रहे हैं ये अपना उपनाम, और इन जैसे हजारों लोग क्यों उसी एक खास वक्त में बिहारियों के सपूतों ने अपने उपनाम से तौबा कर ली? ऐसी कौन सी क्रांति आई थी, सामाजिक क्रांति बाबू तेजस्वी, कि एक पूरा का पूरा नौजवान, कोई कुमार बन गया, कोई गौतम बन गया, कोई नवलखा बन गया, कोई कुछ बन गया, और तुम विजन की बात करते हो। ये 3-4 चुटकुले हैं आनंद जी, जैसे डील करना है कीजिए भाई, मुझे तो मतलब अब तो मैं गुस्से से एकदम। देखिए, शिक्षा की बात अगर करते हैं तो शिक्षा की बात करने में आपको सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
असल में शिक्षा का जो नाश था ना, वो इनके गुरुजी के दौर में हो गया था। जेपी आंदोलन का एक बहुत बड़ा जो नतीजा था, वो था बिहार की शिक्षा व्यवस्था का नाश। तो जो उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी, कॉलेज स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी, उसका नाश जेपी आंदोलन में ही हो गया था। और उस जेपी आंदोलन से निकले हुए जो जितने ये चेले चकिए थे, सब के सब इसके लिए जिम्मेदार, एक लाइन से। अरे भाई, तो वही लालू सुविधा यादव, है ना। नीतीश कुमार। अरे अरे आनंद जी, वही सुविधा है ना। कांग्रेस आरजेडी एक के साथ तो है, दोनों को हटाइए भाई, ये दोनों कौन है जी। तो ये जो पहली बार होना शुरू हुआ था, ये भी बिहार से ही होना शुरू हुआ था। जैसे कांग्रेस के बिना भी सरकार हो सकती है, ये सपना भी बिहार से ही देखना शुरू किया गया था 1967 के दौर में, जब बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो पहली बार बन करके तैयार हो गई। तो उस समय से ये सपना देखा जाने लगा था। लेकिन उसी समय देखिए कि बिहार में और भी चीजें बदल रही थी। नक्सल आंदोलन जो था वो बिहार में आना शुरू हो चुका था, और बिहार का ये जो कोढ़ जिसको कहा जाता है, लालू यादव, इसकी राजनीति भी इसी दौर में जो है वो चमकनी शुरू होती है। तो ये सब कुछ जो है वो 1967 के दौर में, 1970 के दौर में हो रहा होता है। तो ये दौर एक बार देखना जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर और भी चीजें जो हो रही थी, वो ये हो रही थी कि भूमि के सुधार से संबंधित कई कानून जो थे, वो बन करके इसी दौर में आते हैं। उनकी वजह से भी जो जमीन के मालिक और जमीन पे खेती करने वाले के बीच जो संबंध थे, वो बदलने लगते हैं, और उनके बदलने का फायदा भी जो है वो फिर से लालू यादव की कम्युनिटी को हो जाता है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि इस पूरे दौर में बिहार में यादवों की आबादी 11% के आसपास थी। विभाजित बिहार में, मतलब जिस बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, उस बिहार में यादवों की आबादी 14% हो जाती है। तो अभी जो 14% हो जाती है, लेकिन इससे पहले मतलब अगर आप देखेंगे कि 1990, 1995, 1960, 1970, इन सब दशकों में जिस भी साल आप देखेंगे, बिहार की विधानसभा में अगर आप देखेंगे कि यादव विधायकों की गिनती कितनी है, तो वह हर बार आपको 11% से अधिक दिखेगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 11% उनकी रिप्रेजेंटेशन, जितनी उनकी आबादी है उतना उनका रिप्रेजेंटेशन ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि अगर आप 90s और 95 वगैरह का अगर आप दौर देखेंगे, तो उसमें 26% तक, मतलब 85 विधायक तक जो है वो यादव समुदाय से ही हों, ऐसा भी हुआ है। तो 324 विधायक हुआ करते थे उस समय। बाद में फिर जब कट गया तो अब कम विधायक होते हैं। तो अभी भी अगर आप देखेंगे कि कितने परसेंट विधायक यादव जाति से आते हैं, तो अभी भी आपको दिखेगा कि 14% से काफी अधिक संख्या अभी भी विधानसभा में यादव समुदाय के विधायकों की है। तो इससे ये यादव समुदाय को फायदा हो रहा था, और राजनैतिक रूप से भी ये समुदाय जो था वो काफी मुखर था, क्योंकि 1913 के दौर से ही जो है वो रास बिहारी मंडल जो थे वो आवाज उठा रहे थे और गोप सभाएं करवा रहे थे। पटना तक में गोप सभा हो रही थी, और पूरे बिहार के यादव जो है वो इकट्ठा हो रहे थे। तो राजनीतिक रूप से अपनी संख्या का फायदा कैसे उठाना है, ये बहुत पहले के दौर में ही यादवों को समझ में आ गया था, तो उसका फायदा भी हो रहा। तो इन सब का फायदा जो लालू यादव को हुआ, और लालू यादव ने इसका जब फायदा उठाया, तो लालू यादव ने अपने आदेश के बाहर कुछ भी नहीं चला। तो लालू यादव ने कहा कि भैया फैक्ट्री या तो मेरी मर्जी से चलेगी या नहीं चलेगी। तुम स्टाफ किसे रखोगे किसे नहीं रखोगे वो मेरी मर्जी से रखोगे, नहीं तो तुम्हारे पास स्टाफ नहीं रहने दिया जाएगा। तुम्हारे स्टाफ के साथ बाहर मारपीट होगी, उनको भगा दिया जाएगा। तुम्हारी गाय भैंसे जो है होंगी उनको खोल दिया जाएगा। तुमसे रंगदार जो है वो पैसे मांगने आ जाएंगे कि भैया इतने पैसे दो वरना गोली खाओ। बच्चे तुम्हारे किडनैप हो जाएंगे। तो तरह तरह की इस तरह की धमकियां दे करके जो है वो व्यापारियों को भगा दिया गया। तो उसके लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो ये लालू यादव का परिवार होता है, पूरा कुनबा। लालू यादव, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी के दोनों भाई साधु यादव और सुभाष यादव, और अब के दौर में तो ये जो इनके जो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, तो भाई ये दोनों भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है, ये दोनों भी बराबर के जिम्मेदार हैं। नहीं, और ये तो पैदा होते ही जिम्मेदार हैं भाई, लैंड फॉर जॉब। अच्छा, आज एक और, अब इस बातचीत को हम लोग
कंक्लूजन की ओर ले जा रहे हैं दर्शकों। एक और चुटकुला सुनाया उसने, बेहयाई, थेथराई और दोगलई, इसका अगर एकदम अद्भुत मिश्रण देखना हो तो तेजस्वी यादव का यह बयान देखिए। सड़कों पर बात की गई कि भाई आपने इतनी पूरी यात्रा की, तो संजय झा बोल के गए थे उससे पहले कि भाई इतनी जल्दी यात्रा हो गई क्योंकि सड़कें भी बन गई हैं, वरना आपने पिताजी के राज में तो कैसे घूम पाते इतना। और ये बात सच भी थी, तो बुरी लगेगी ही। तो कह रहे हैं ये जड़ बुद्धि कह रहे हैं क्या, ये तेजस्वी यादव, नौवीं फेल, जड़ बुद्धि, महाधूर्त, ये कह रहा है कि जो संसाधन थे, जो उस समय की परिस्थितियां थी, उस मुताबिक सड़कें बनी। मतलब पहले इनके बाबूजी को कोर्ट ने हाथ पकड़ के रोक दिया था सड़क बनाने से। अरे यार, तुम अपने बाप का बोला हुआ भी नहीं पढ़े हो क्या, या नहीं सुने हो क्या कि सड़क बन जाएगी तो पुलिस जल्दी आ जाएगी? सड़क लेके क्या करोगे बुड़बक सब कहीं का? सड़क आएगी तो पुलिस तुरंत नहीं पहुंच जाएगी। ये तुम्हारे पिताजी का स्टेटमेंट है भाई, इसको भी मना कर दो, कह दो कि भूरा बाल वाले की तरह कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा। उसी तरह तुम ये भी बोल देते हो कि भैया ये जो पूरा चला मामला सड़कों का, वो इसलिए हुआ कि उस समय हमारा बजट उतना था, फलाना था। कि भाई उस समय झारखंड भी तुम्हारे पास था, भयंकर गरीब तो हुए हो तुम 2000 में, जो झारखंड चला गया, अलग भाई झारखंड अब कहीं शकरकंद, गाना तक बना है भोजपुरी। भोजपुरी तो हर एक चीज पर कमेंट करता है ना तुरंत। तो अब खैया शकरकंद, अलग भइल झारखंड, इससे बढ़िया बात क्या लिखी जाएगी? लेकिन तुम जो ये बोल रहे हो, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये पता है कि शाम हुई 5 बजे तो आप स्टेशन से घर नहीं आ सकते हैं, आपको वहीं रुकना है। आनंद ब्रो, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जंगल राज का दौर था और उसमें से ज्यादातर चीजें जो है ना, वो जब आरजेडी की रैली होती है तो लोगों को महसूस हो जाता है, और जिन लोगों को नहीं भी याद हो उन लोगों की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि घर में लोग जो है उसी तरह से बर्ताव करने लगते हैं अचानक कि भैया आज आरजेडी की रैली है या आरजेडी वालों ने बंद का आयोजन किया है, तो आज तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है। लड़कियों को अचानक सख्त इंस्ट्रक्शन मिलने लगते हैं, गाड़ी लेकर के बाहर नहीं जाओगी, स्कूटी नहीं चलाना, साइकिल नहीं चलाना। तो समझ में तो आप लोगों को भी आता ही है कि भाई जंगल राज कैसा भयावह दौर रहा होगा, जिस दौर के सिर्फ याद भर से जो है ना, वो पूरी पूरी एक पीढ़ी जो है वो इस तरह से रिएक्ट करने लगती है। तो वो दौर कैसा था इसका अनुमान लगाना कोई बिल्कुल मुश्किल काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो एक बार युवा पीढ़ी से अनुरोध ये हमेशा रहेगा, हमेशा की तरह, कि एक बार जंगल राज के दौर को पता कीजिए कैसा वो दौर था, और उसके बाद वोट देने जाइए, क्योंकि वैसे लोगों को दोबारा किसी भी तरह से सत्ता में चुन करके ले आना, इससे बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती। और आप ये भी याद रखिए कि ये जो भुक्तभोगियों की कहानी है ना, ये ऐसा नहीं है कि खाली बाभनों के साथ हुआ भैया ना। आपके घर में जो भी बड़े हैं, जाइए पूछ लीजिए, और कौन सा दलितों का उद्धार हो गया, कौन सा पिछड़ों का कल्याण हो गया, मुझे बताइए जरा। 10 लोगों को छोड़ के आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहेंगे जिसके मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय से अपहरण की डीलिंग हो, सीधे कार चोरी की डीलिंग हो, और कार चोरी भी नहीं, कार डकैती की डीलिंग हो? हाँ, बिहार में आप तो उसके लिए शब्द है चिंतई। छिनतई, बिहार में बहुतेरे शब्द दिए भाई। छिनतई किया उसने, एक शब्द दिया रंगदारी टैक्स। मैं भारत के 19 राज्यों में रहा हूं, मतलब आई हैव स्टेड, कम से कम स्टे का मतलब कम से कम 3 महीने।
मैं ऐसा 19-20 राज्यों में रहा हूं भाई साहब, मैंने कहीं ये शब्द नहीं सुना, हिंदी भाषी राज्यों में नहीं सुना भाई, रंगदारी टैक्स। ये टैक्स हमारी पीढ़ी ने झेला है, हमारी पीढ़ी ने देखा है। मैं इतने आवेग से, इतने आप कहेंगे कि एक तरफा जुनून से मैं ये काम 2005 से कर रहा हूं, और उससे भी पहले से, जब से राजनीतिक चेतना आई है, और मैं थका नहीं हूं, क्योंकि इसकी राजनीतिक तौर पर हत्या होनी चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए, और ये 2010 के आसपास निपट गया था। अगर इसको 20-20 सीटें आती हैं ना, तो ये समाज और बिहार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये साफ साफ बातों को पलट दे रहा है। सड़क के मुद्दे पर वही थेथरई, बिजली के मुद्दे पर वही थेथरई, जिस लालू की वजह से इंडस्ट्रीज गायब हो गई, पूरा का पूरा शहर गायब हो गया, उसका बेटा कह रहा है कि लालू ने इंडस्ट्री लगाई है। भगवान, विडंबना भी कहीं मर गई होगी ससुरी, कह रही होगी कि नहीं जाना है इस देश। और वो व्यक्ति, इससे पहले कि कोई आ जाए हम लोगों को भाजपा का एजेंट साबित करने, मैं खुद को कर देता हूं। वो व्यक्ति ये भी कह रहा है कि देखिए, माता जी प्रधानमंत्री की माँ है, और पता नहीं क्या, वही जो इन लोगों का रटा रटाया जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा। किसने कहा था भाई, और किसको कहा था? राजद के ही पुराने नेता हैं। राजद के ही पुराने नेता हैं। मान लीजिए भाजपा में चले आए, आप नाम बताइएगा कि फिर से, अरे भाई नाम बता दिया कीजिए जनता को। राजद के नेता है, और उसके अलावा और भी तो चीजें जोड़िए ना। 9-9.5 साल जेल में काट के आए हैं, किस बात के लिए? पॉक्सो के मुकदमे में। बताओ यार, क्या मतलब, क्या क्या चुन रहे हैं? तो भाई अब तेजस्वी बोल रहे हैं कि जो भाजपा ने बंद करवाया प्रधानमंत्री की मां के, उसमें कितना अनर्थ किया माओं के साथ, बहनों के साथ। अरे भाई, मालिक, सरकार, तेजस्वी जी, हेलो भैया, माताएं बहनें सड़क पर इसीलिए थी कि भाजपा का बंद था। आपका बंद होता तो सरकार, हम लोग भी निकलने की हिम्मत नहीं करते, पुरुष वर्ग भी चुपचाप रहता है, आपके लठैते ही घूमते रहते हैं मालिक जी। और 5 घंटे का सांकेतिक बंद, ये कौन सोचेगा? ये कौन सी पार्टी सोचेगी भाई? आप लोग तो सीधे हवा निकालते हैं, सीधे ये करते हैं। हाँ, हुए इंसिडेंट्स हुए होंगे, और नहीं उस पर काबू कर पाई, ये गलती है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन यार तुम्हारे से यार तेजस्वी ना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम पर भरोसा आदमी कैसे करे यार, जो आदमी पंचतंत्र पढ़े हुए है। तुम तो वही हो नख, और पंजा टूट चुका है तुम्हारे बाप का, तो अब वो कह रहा है कि हम दान करेंगे, आके ले जाओ, हम अब तुमको दे नहीं सकते ना भाई। भेड़िया के पास नहीं जाना है, बिहारियों सावधान, बिहारियों सावधान, ये लड़ाई वोटिंग की नहीं है, जान लीजिए। मेरा और आनंद जी का कुछ बिगड़ना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आधे बिहारी भी नहीं है, हमारा तो सब कुछ कहीं का है। आज है कल नहीं है, बिहारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ये जताना और करना जरूरी है कि आप अगर बिहारी हैं, आप अगर उस दौर को जानते हैं, तो कम से कम अपने छोटों को बताइए। और देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क देते देते मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, आप लोग फिर कहेंगे कि आनंद ब्रो को मैं मना कर देता हूँ। मैंने रोका नहीं था भाई, इस बार वो खुद चुप हुए हैं। आप लोग व्यालोक वाणी को स्नेह और प्रेम जिस तरह दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। हमें कुछ स्नैपचैट्स वगैरह से भी, और बाकी जो भी इसके यूट्यूब के साधन होते हैं, उससे भी कुछ चीजें मिली हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जरूरी ये है दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने, आप लोगों ने पूछा है कि आपकी मदद कैसे करें। कुछ आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, कुछ और एडिटिंग के मसले हैं, वो सब नहीं हो पा रहा है, वो सब होगा, समय के साथ सब हो जाएगा।
क्योंकि अभी मैं 2-3 चीजों में एक साथ फंसा हुआ हूँ। मेरी एकमात्र कोशिश ये है कि मैं आपसे आधे घंटे रोज कम से कम बात करूं। इसलिए अभी बाकी चीजों में थोड़ा-सा मेरा साथ दीजिए, बाकी चीजें भी होंगी। और उस वक़्त मैंने आपको पहले भी कहा है कि ब्राह्मण हूँ, छोड़ूँगा नहीं। यह हमारा अधिकार है और मैं सगर्व बोलता हूँ कि हाँ, भिक्षाटन तो करेंगे, लेकिन अभी करके बर्बाद नहीं करेंगे। जब ज़रूरत होगी, ईश्वर कहेंगे, संकेत देंगे तो आपसे ज़रूर माँगेंगे। इतना कीजिए कि प्रेम दीजिए और हमारी बात और लोगों तक पहुँचे। बस इतने के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृपया बरसाते रहिए। बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। लेंगे एक छोटा-सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। और आनंद ब्रो, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं आखिरी, तो कह भी सकते हैं, वरना जय सिया नहीं, राम। ठीक। जय श्री राम।